भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए। यही सपना है हमारा। लोकसभा में भी था जब इनकी सीटें चुन के आई, आज भी ईवीएम है। जब इनके पक्ष में लगा तो लोकशाही जीवंत है, जब हमारे बाजू में लगा तो लोकशाही की हत्या है। तो ये जोक था, मैंने जोक से ले लिया। लगता है जब लोकसभा में उनके पक्ष में निकाल लगा था तब लोकशाही ये जिंदा थी, और आज जब लोकशाही, जब लोगों ने बीजेपी के तरफ, महायुति के तरफ जो सपोर्ट दिया, जो मतदान दिया, तो आज लोकशाही नहीं है। मुझे लगता है जोक था, हम सबने हंसना था और हंस के निकाल देना चाहिए। मुझे लगता है जो घर पे बैठते हैं उन्हें, जो हम जैसे ये जो बोलते हैं लोकशाही खत्म हो रही है लोकशाही के विरोध में, जब ईवीएम लोकसभा में भी था, जब इनकी सीटें चुन के आई, आज भी ईवीएम है। जब इनके पक्ष में लगा तो लोकशाही जीवंत है, जब हमारे बाजू में लगा तो लोकशाही की हत्या है। तो ये जोक था, मैंने जोक से ले लिया। बहुत आनंद है एक वाइफ होने के नाते। जो आनंद मैंने महसूस किया कल, मेरे आनंद से बाकी जिले में जितने लोग हैं उन्होंने वो महसूस किया, और मेरा श्रेय कितना बनता है मुझे नहीं पता, पर उनके क्षेत्र में रहने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, ये श्रेय रवि जी की इतनी बड़ी लीड पे जो चुन के आए, इसका सबसे बड़ा श्रेय उनको जाता है। हाँ, भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए। यही सपना है हमारा। मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि लोकसभा में जो प्रचार राहुल गांधी के तरफ से झूठा प्रचार किया गया था, आज हमारा जो नारा था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारे के साथ में वो चित्र पूरे महाराष्ट्र में देखने को सबको मिला है। और हमने पहले से ही, हमारा ये फिक्स था कि हमारे ये नारे के साथ हमारी विचारधारा के लोग आगे बढ़ेंगे। और ये चित्र देख के बड़ा आनंद हो रहा है कि मैं कुछ मतों से मेरे लोकसभा क्षेत्र में पीछे रह गई, पर आज उससे कई ज्यादा मतों से हमारे सभी एमएलए यहाँ पर चुन के आए। और महाराष्ट्र में जब हम सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक ही टेप देखते थे कि देवेंद्र फडणवीस जी को गालियां देनी, देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में गलत बोलना, आज वो अकेले व्यक्ति ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने, ये पूरे महाराष्ट्र में सभी जनता को लेके चले, किसानों को लेके चले, लाडली बहनों को लेके चले, युवकों को लेके चले, हर वर्ग को लेके चलने का काम उन्होंने किया है। तो हर वर्ग ने हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को आशीर्वाद दिया है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दो बड़े नेता साफ कर दिए जिले में मुझे लगता है नेता बड़ा छोटा मुझे नहीं पता, पर विचार होने बहुत जरूरी है। हम जिस भी पार्टी के साथ, पक्ष के साथ रहते हैं, वो पक्ष के साथ हमने ईमानदारी रखनी चाहिए। और कई बेईमानों ने हमारे जिले में लोकसभा में बेईमानी की, तो मुझे लगता है जिन्होंने बेईमानी की उनकी जगह, उनको एक्चुअली जो बड़ा है वो हमारा मतदार है, वो मतदारों ने उनकी जगह उन्हें दिखा दी है। और बच्चू कडू भाऊ के बारे में मैं इतना ही बोल सकती हूँ, हमारे दादा है, बड़े हैं, कि उन्होंने बोलना कम करना चाहिए, किसी का अपमान कम करना चाहिए, गालियां गलौज से जो बात करते हैं वो कम करना चाहिए, अधिकारियों के ऊपर हाथ उठाना जो करते थे, वो चिढ़ लोगों में थी, वो कम करना चाहिए। किसी के भी यहाँ पर जाकर कुछ भी किसी का अपमान शब्द बोलना, वो कम करना चाहिए। तो बच्चू भाऊ को मेरे तरफ से इतनी सलाह होगी, जो बोलते हैं कि हमारे बिना मुख्यमंत्री नहीं होंगे, आज उनकी जगह उनके मतदार संघ के लोगों ने दिखा दी। जो जिस थाली में खाता है, अगर उस थाली में छेद करता है तो उसकी जगह आज घर पे ही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी जी। मनोज जी, संभल में आज देखने को मिला कि संभल की जो जामा मस्जिद है वहां पर सर्वे करने के लिए कोर्ट की तरफ से टीम को भेजा गया था, लेकिन जिस तरीके के हालात वहां पैदा हो गए, चारों तरफ से वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, उसके बाद में सरकारी काम में बाधा डाली गई और फिर पत्थरबाजी हुई फिर उसके बाद में पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई। लोगों को अब यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने जानबूझ के कार्रवाई की, जबकि पथराव वहां पर हुआ था। किस तरीके से देखते हैं, कोर्ट के निर्देश पर वहां पर सर्वे की टीम गई थी, कोई अपने मन से नहीं गई थी? संभल की घटना कानून को चुनौती देने वाली है।
न्यायालय को चुनौती देने वाली है। संभल की घटना बहुत तरह से उसकी समीक्षा होनी चाहिए। कोई केस है कोर्ट में, केस यह है कि वहां एक मंदिर था जिसपे मस्जिद बन गया, ये पक्षकारों का दावा है। दूसरे पक्ष का है नहीं, ये मस्जिद ही था। न्यायालय ने कहा कि इसको जांच करना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और इसके लिए जैसे ऐसे ही एक केस है ना ज्ञानवापी का भी, वो भी चल रहा है। तो कोर्ट तो सत्य तक जाने के लिए सबसे बड़ा जो कदम उठाता है वो है कि ग्राउंड रियलिटी, उस जगह की सच्चाई क्या है। न्यायालय के निर्देश पर वहां पे जांच होने के लिए टीम गई, और मैं आपको बताऊं, मैंने काफी स्टडी किया, वो बातचीत भी हुई। कुछ लोग बोले कल, फिर हुआ कि नहीं आज। तो जो तय हुआ उस पे ही उसकी जांच करने के लिए जांच टीम गई, न्यायालय के द्वारा भेजी गई। लेकिन उस पे अचानक से टीम को घेर करके हमला होता है। उसके बाद की जो घटना है आप देखे ही होंगे। तो न्यायालय के कार्य में अगर कोई भी बाधा डालेगा तो निश्चित रूप से उससे निपटना उस जांच समिति का और सुरक्षा प्रहरियों का एक कार्य है, पुलिस का। चिंता की बात यह है कि संभल की घटना को कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि न्यायालय के निर्देश को पालन कराने में अगर कोई मॉब उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो वहीं पता चल जाता है कि जांच सही दिशा में जा रही थी, कुछ लोगों को परेशानी थी जो रोकने की कोशिश किए, और ये चिंता की बात है। अखिलेश यादव की तरफ से एक वीडियो डाला गया कि वहां फायरिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से। हालांकि 3 लोगों की वहां मृत्यु हुई है, लेकिन फायरिंग से नहीं, अन्य भी कारण है उसके। पुलिस की तरफ से ये बोला गया कि जो पैलेट गन है उससे हमने फायर किया था और टीयर गैस छोड़ी थी भीड़ को तितर बितर करने के लिए। जो लीथल पिस्टल है, इस तरीके की पिस्टल से गन का इस्तेमाल नहीं किया गया कि किसी की मृत्यु हो जाए। लेकिन जिस तरीके से वहां पर तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं कि 3 अलग अलग तरफ से घेरने की कोशिश की गई, बच्चों का और महिलाओं का वहां पर इस्तेमाल किया गया, छतों के ऊपर जो पत्थरों को वो इकट्ठा किया गया था और वहां से जो है पत्थरबाजी की गई। तो ये प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पहले से ही प्लानिंग थी कि जब ये टीम आएगी तो इस पर हमला किया जाएगा। आपको लगता है कि इस तरीके की प्लानिंग भी हो सकती है? नहीं, जो घटना है वो प्लानिंग के बिना नहीं हो सकती। इकट्ठे इतने लोगों का आना, न्यायालय द्वारा लगाए गए जांच का विरोध करना, ये साजिशन ही होती है। ये कुछ लोगों की हिम्मत भी नहीं हो सकती ऐसा करने की। किसका हाथ है, किसने उकसाया, ये सारी चीजें, चूंकि आप याद रखें ये मॉब का नाम देंगे लेकिन वो साजिश है जो दिख रहा है। और अटैक किस पे हुआ है? न्यायालय पे हुआ है। अब न्यायालय पे अटैक, साजिशन अटैक, जांच होने के दौरान अटैक, अब इसका निर्णय न्यायालय करेगा। मुझे तो लगता है कि इसमें जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई है वो दुखद है, लेकिन न्यायालय के जांच का विरोध करना और ऐसी जो भी साजिश किए हैं उन सभी मौतों के जिम्मेदार वो हैं जिन लोगों ने इस तरह की साजिश की। आप जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं वहां पर भी हमने देखा था कि दिल्ली के दौरान में इस तरीके की घटनाएं हुई थी, बहुत सारी तबाही हुई थी और बाद में निकलकर सामने आया था कि एक पूरी साजिश के तहत उसको बनाया गया था कि इस तरीके की घटनाएं हों, दंगे हों, फसाद हों। नहीं, बिल्कुल। अब आप देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा हुआ, लगभग 53 लोग मारे गए। जो मारे गए वो तो बेगुनाह थे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन जो मरे वो बेगुनाह थे। जो आग लगाने वाले थे वो तो बहुत सुरक्षित कहीं बैठे हुए थे और वो इस आग पे अपनी रोटी सेक रहे थे। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि ये घटना भी संभल की, ये आग लगाने वाले तो पीछे हैं,
जिनका नुकसान हुआ, जिनके घर का बच्चों का नुकसान हुआ, जिसके सदस्य के घर का मृत्यु हुआ है, अब वो तो वापस नहीं आएगा। लेकिन जिनको आग लगाना था लगा दिया। अरे भाई, सांच को आंच कैसा? किसी ने कहा कि ये मंदिर थी, मस्जिद बना दी गई। अगर मंदिर ही थी तो हो सकता है आज जो लोग बैठे उनको पता ही ना हो। एक जांच के बाद न्यायालय का फैसला आएगा, छोड़ो भाई, मंदिर मंदिर रहे, मस्जिद मस्जिद रहे।